प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड टू पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखिए, मैं आपके लिए फर्स्ट बुक का, आपकी जो फर्स्ट बुक है मैथ्स की, उसका एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। मैंने इसको मैक्सिमम 40 मार्क्स का रखा है। 1.5 घंटा मैंने इसका टाइम रखा है और इसमें मैंने 4 क्वेश्चन टोटल रखे हैं, 4 खंड रखे हैं, उनके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इसी तरीके से मॉडल पेपर बनाता रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है ना। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर से आर है। अब ऑप्शन कौन सा है वो हमें देखना है, एक एक ही अच्छादक के लिए चेक करना है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हमें एक एक ही अच्छादक के लिए चेक करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब एक एक ही को चेक करने के लिए हम इसमें क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर के चलते थे, है ना। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। अब एक्स वन की जगह जब एक्स की जगह एक्स वन जब मैं इसमें रखूँगा तो ये क्या आएगा, एक्स वन क्यूब, और ये क्या आएगा, एक्स टू क्यूब, है ना। अब दोनों का अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो ये इससे हट जाएगा। एक्स क्यूब इधर भी है और ये एक्स वन क्यूब है, ये एक्स टू क्यूब है, इसका भी क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब इसका भी हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, क्लियर आ जाएगा बिल्कुल। और जब भी हम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर के चलते हैं और हमारा इससे एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ जाए, तो इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन है ये एक ही फलन है। ठीक है ना। ये क्या है, एक ही फलन है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये भी चेक करना है कि अच्छादक है या नहीं है ना। तो देखिए, सबसे पहले अच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले का क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को y मान करके चलते हैं। ठीक है ना। फंक्शन को हमने y मान लिया। y मानने के बाद हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे एक्स क्यूब। यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए। x की वैल्यू y के टर्म में जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्यूब रूट y इक्वल्स टू ये हो जाएगा x। यानी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी y की पावर 1/3। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारी मैपिंग थी f सच दैट r से r में, है ना। तो हमारा सहप्रांत ये पूरा है r। अब हमें y की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रखनी है और अब आपको कोई ऐसी वैल्यू इसमें ढूंढनी है। देखिए, हम इसको होने के लिए नहीं, ना होने के लिए लेकर के चलते हैं। हम कोई ऐसी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। मतलब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से उठा पाऊँ और यहाँ रखने के बाद मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी वो इस r में ना मिली, तो इसका मतलब ये अच्छादक नहीं होगा, है ना। सहप्रांत बराबर परिसर नहीं होगा उसका, तो वो अच्छादक नहीं कहलाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू आर वाई की नहीं मिलेगी जो मैं यहाँ रखूँ और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इसमें ना मिले, है ना। देखो, अब आर की कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो उसकी पावर 1/3 करने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगी वो एक्स की वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू वो सारी इसमें मिलेगी, क्योंकि दुनिया के सारे नंबर होते हैं इसमें। इस आर में भी सारे नंबर हैं, इसमें भी सारे नंबर हैं। ठीक है ना। तो इसमें इमेजिनरी नंबर तो नहीं बनेगा ना, बनेगा तो कोई नंबर ही। वाई की वैल्यू आप कोई भी उठा करके यहाँ रखोगे, एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो इसमें मिलेगी आपको, तो इसका मतलब ये अच्छादक हो जाएगा। ठीक है। तो ये अच्छादक हो जाएगा। यहाँ से अच्छादक पता चला और यहाँ से एक एक का पता चला, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक एक अच्छादक हो गया। ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर संबंध आर निम्नवत परिभाषित है कि एक्स वाई में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग करता है, यानी आर के अंदर उस संबंध के अंदर ऐसे एलिमेंट पड़े हैं एक्स वाई कोमा टाइप के, एक्स कोमा वाई टाइप के, और इनमें रिलेशन किस तरीके का है, ये रिलेशन दे रखा है इसने कि एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू 1 है। तो जेड पर यह संबंध आर क्या होगा, समतुल्य सममित संक्रमक हमें चेक करना है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं देखना चाहता हूं इसको, जेड पर तो ये डिफाइन है और हमें ये देखना है कि एक्स कोमा वाई जो है ये हमारा किस तरीके से डिफाइन है, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है ना। तो देखिए समतुल्य में हम क्या लेकर के चलते हैं, समतुल्य में अगर मुझे देखना है कि ये समतुल्य चेक करना है तो समतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, एक्स कोमा एक्स लेकर के चलते हैं, एक्स कोमा एक्स। तो क्या एक्स कोमा एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आप ये देख लीजिए बस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, वाई की जगह भी क्योंकि इसमें एक्स ही लिया हमने तो वाई की जगह भी एक्स रख देंगे, तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स माइनस एक्स जो हो गया वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा बिल्कुल, क्योंकि ये जीरो हो गया, जीरो तो लेस देन इक्वल टू 1 होता ही है, यानी 1 से तो छोटी है बात, तो यानी सेटिस्फाई है ये बात तो बिल्कुल। तो इसका मतलब एक्स कोमा एक्स जो हो गया वो बिलोंग करेगा आर को। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अगर सममित की बात करें, अगर हम सममित की बात करें तो सममित में क्या होता है कि अगर एक्स कोमा वाई आर में है,
अगर ये आर में है तो इसका मतलब वाई कोमा एक्स भी आर में होना चाहिए, है ना। सममित ये कहता है कि वाई कोमा एक्स भी आर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं एक्स कोमा वाई लेकर के चलता हूँ तो एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर, इससे क्या निकल करके आएगा कि एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब इसी से मुझे वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अंदर में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, वाई माइनस एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो मोड है ये इस माइनस को भी प्लस कर देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोड वाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि मोड की तो प्रॉपर्टी होती है वो प्लस कर देता है माइनस को भी। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देखिए तो इससे क्या बनेगा मेरा रिलेशन, इससे बनेगा वाई कोमा एक्स भी आर को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा था और ये कंडीशन लग रही थी, उसी तरीके से हमने इसी कंडीशन से हमने ये बना दिया वाई कोमा एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सममित भी है। तो ये हमारा समतुल्य भी हो गया, ये हमारा सममित भी हो गया। क्या ये संक्रमक होगा वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो संक्रमक के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर मुझे संक्रमक के लिए लेकर के चलना पड़े तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई अगर आर में है, हम ऐसे एक्स वाई जेड लेकर के चलेंगे। एक्स वाई जेड 3 नंबर हम ऐसे उठाएंगे, किस में से, सेट जेड में से, जो उसने दिया था जिसमें डिफाइन था ये कि एक्स वाई आर को बिलोंग करता हो और उसके साथ साथ वाई जेड आर को बिलोंग करता हो, देन इम्प्लाइज, और ये आना चाहिए कि एक्स कोमा जेड आर को बिलोंग करना चाहिए, है ना। आर को बिलोंग करना चाहिए एक्स कोमा जेड। तो अब हम ये देखते हैं, देखिए एक्स वाई आर को बिलोंग करना चाहिए, वाई जेड आर को बिलोंग करना चाहिए, उसके बाद ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो, हम एक्स वाई जेड ऐसे ही लेके चलेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होने के बाद अगर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है कि एक्स जेड भी आर में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा संक्रमक हो जाएगा रिलेशन, ठीक है ना। तो अगर मैं इस रिलेशन से देखूं कि एक्स वाई आर में है, अगर मैं इस रिलेशन से देखता हूं तो क्या बनेगा कि एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा। और अगर मैं वाई कोमा एक्स बिलोंगिंग टू आर से देखता हूं तो इसका मतलब है कि ये वाई जेड है, वाई माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा। क्या मैं इन दोनों कंडीशन से इसकी कंडीशन बना सकता हूँ क्या, एक्स कोमा जेड की क्या कंडीशन बननी चाहिए कि एक्स माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1। क्या मैं इन दोनों से ये बना सकता हूँ क्या, एक्स माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1। चलो बना करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, मोड एक्स माइनस जेड लेके चलते हैं। मोड एक्स माइनस जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड एक्स माइनस जेड को मैं लिख सकता हूँ, इसमें वाई जोड़ दूँ वाई घटा दूँ, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई मैंने जोड़ दिया और प्लस वाई मैंने इसमें से घटा दिया, वाई माइनस जेड, ठीक है ना। अब ये जो है एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इस तरीके से बना मेरे पास। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, देखिए मुझे इन दोनों का भी तो यूज़ करना है ना। तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ और इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। पहली बात तो इधर ही 2 बन गया, है ना। अगर मैं इनको इकट्ठा भी कर पाऊँ तो यहाँ तो ये 2 ही बन गया, जबकि ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए था। एक्स माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1 ये नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब है ये हमारा संक्रमक नहीं होगा, है ना। तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये संक्रमक नहीं है, ठीक है। तो बस ये संक्रमक नहीं है, तो ये समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, समतुल्य सममित किंतु संक्रमक नहीं। तो आपका ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गया क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन क्या कहता है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन को उधर पहुँचा देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये साइन इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/2। ये वाला साइन इधर आके साइन इनवर्स हो गया और इस 1 को मैंने लिख लिया साइन पाई/2। साइन से साइन हटकर पाई/2 बचेगा, ये बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये बना हमारे पास पाई/2। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स 1/5 इधर पहुँचा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, इसका 1/5 है तो कोस में भी इनवर्स में 1/5 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक रिजल्ट ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स हो और प्लस में कोस इनवर्स एक्स को, उसको मैं π/2 लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से जब ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को मैं कोस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। जो यहाँ एक्स होगा वो यहाँ एक्स होगा, तो यहाँ 1/5 था तो मैंने यहाँ पे 1/5 लिख दिया। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हट जाएगा, अब क्या बचेगा, एक्स इक्वल्स टू 1/5, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कोस ले लेते हैं दोनों साइड और ये कोस से कोस हट जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि यदि आपके पास ये एक आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अगर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा, है ना। अब ये कह रहा है कि अगर ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब ए का मान बताओ। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट यानी इसका सारणिक 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके सारणिक को 0 रख देते हैं। ये 1 है, ये ए है, 2 है, 1 2 5 2 1 1, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट को हम क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लो बस आप। तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 एकम 2 -5 -3 माइनस ए, ये गया 1 माइनस 5 दूनी 10, यानी 1 - 10 -9, फिर +2 ये वाला, इसकी रो कॉलम गया तो 1 एकम 1 -2 दूनी 4, 1 -4 -3 इक्वल्स टू क्या जाएगा 0। यहाँ से सॉल्व होकर के क्या बनेगा, ये -3 है, ये माइनस माइनस प्लस 9a है, ये -3 दूनी 6 है इक्वल्स टू 0। 6 और 3 9 हो जाएंगे माइनस के, उधर जाके प्लस के 9 हो जाएंगे, तो 9 a इक्वल्स टू 9 आ जाएगा और 9 से 9 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि f-1 बराबर 2 है और y बराबर f साइन एक्स, तब x बराबर π/2 पर dy/dx का मान बताओ, है ना। dy/dx निकालना है तो सबसे पहले हम फंक्शन लेके चलेंगे अपना y बराबर f साइन एक्स, y बराबर f साइन एक्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है पहले का। तो इसका हम dy/dx अगर हम करते हैं x की रिस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो f का क्या हो जाएगा, f डैश x, और x का दोबारा होगा तो dy/dx ऑफ साइन एक्स, dy/dx ऑफ साइन एक्स, है ना। फंक्शन का होगा पहले और फंक्शन के अंदर जो x रखा हुआ है फिर उसका होगा। अब देखिए f डैश साइन एक्स को मैं एज इट इज रखता हूँ और साइन एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कोस एक्स। अब वो कह रहा है कि इसको π/2 पर निकालिए, x बराबर π/2 पर निकालना है। तो dy/dx को मैं π/2 पर निकालता हूँ, x इक्वल्स टू π/2 पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश साइन π/2, f डैश साइन π/2, और ये हो जाएगा cos π/2। तो f डैश साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और cos π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, cos π/2 यानी 90 की वैल्यू भी आपकी, cos 90 की वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, है ना। बिल्कुल cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। अब f डैश 1 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, f डैश 1 उसने दे रखा है 2, तो f डैश 1 की वैल्यू अगर हम 2 रख भी देते हैं तो जब भी ये सारा 0 ही होना है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दूसरा कह रहा है कि यदि y बराबर a cos t b sin t है तो सिद्ध कीजिए d2y/dt² प्लस y इक्वल्स टू 0 होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन आपका, यदि y बराबर a cos t प्लस b sin t, तो d2y/dt² यानी डबल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका dy/dt इक्वल्स टू माइनस के a cos t का माइनस के sin t होता है ना, और प्लस ये हो जाएगा sin t का b cos t हो जाएगा, ठीक है। अब उसने डबल डेरिवेटिव किया है तो एक बार और करना पड़ेगा, d2y/dt² इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस a sin t, और cos t का दोबारा फिर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस के b sin t, ठीक है ना। दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, a sin t बनेगा और प्लस में b cos t बनेगा। सॉरी, ये हमने sin t का cos t नहीं किया यहाँ पर, ये गलत हो गया, b cos t हो गया ये, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस में a cos t, माइनस में a cos t, माइनस कॉमन ले लिया हमने इसमें से, और प्लस में b sin t, ठीक है ना।
तो देखिए क्या ये दोबारा मेरा फंक्शन बन गया, दोबारा फंक्शन ही बन गया ना सेम। तो मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह वाई रख दूंगा, और इधर मेरे पास चल ही रहा है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये वाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि उसने दिया है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है ना कि प्रूफ करो, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा करके डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर में ये वाली वैल्यू रख दो माइनस वाई, यहाँ पर माइनस वाई से प्लस वाई खत्म, 0 आ जाएगा, 0 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर। ये दूसरे का क्या था, है ना, देखिए दूसरे का ख क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी दूसरे का क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे का ख क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि क्या एफ एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है और यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 1 पर सतत है ना। तो सतत के लिए पूछ रहा है ये, तो सतत के लिए क्या होना जरूरी है, हमारा फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तीनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है ना, तो एक है क्वेश्चन है, फंक्शन मेरे पास ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, और x माइनस 5 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन टू 0 है। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन टू 1 है। यहाँ 1 नहीं होगा, ये 0 ही होगा, है ना, ये 0 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, 0 x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यही ऊपर वाला 1 होगा क्योंकि x बराबर 1 पे पूछा है। तो ये सॉरी बच्चों, ये मिसप्रिंटिंग हो गया, थोड़ा सा मेरे से ही गलती होगी, मैंने ही टाइप किया है ये, तो ये गलती होगी थोड़ा सा, यहाँ पे ये 1 होगा और ये भी 1 है, तो ये x की वैल्यू 1 से छोटी है और ये x की वैल्यू 1 से बड़ी है ना। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 1 है ये भी 1 है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है 1 पर। फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या हो जाएगी, x प्लस 5 यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मैं 1 के लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, अब 1 पे निकाल रहा हूँ तो 1 के लेफ्ट में जाने पे 1 माइनस, मुझे इसमें 1 माइनस एच रखना पड़ेगा, या अगर आप एच वाले से नहीं, इस तरीके से नहीं करना चाहते, इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा ये तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, 1 के लेफ्ट में यानी 1 से छोटी, 1 से छोटी ये है, तो फंक्शन मेरा ये होगा, x की जगह मैं 1 माइनस एच रख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 माइनस एच और प्लस में आएगा 5, ये हो जाएगा 5 और 1 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 6, लिमिट h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 5 और 1 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अब तक तो ये इक्वल आया है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, अब राइट में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा। देखिए ऐसी बात है, अगर यहाँ पे 1 है तो जब मैं इधर आना चाहता हूँ तो 1 में से मुझे कुछ घटाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ घटाया, और जब मैं 1 के राइट में जाना चाहता हूँ यानी राइट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूँ तो 1 में मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके मैं 1 से बड़ी वैल्यू ला पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच, जहाँ पे फंक्शन है मेरा x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पर है तो मेरा फंक्शन ये है, तो x की जगह मैं 1 प्लस एच रखूंगा, तो यहाँ 1 प्लस एच रख दिया मैंने और माइनस में 5 आ गया, h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करी तो 1 माइनस 5 माइनस के 4 आ गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है ना, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना, अतः तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ऐसे ही बेहद आसान आसान क्वेश्चन ही आपके पेपर में आने हैं, एक आध क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, जो मुश्किल सा होगा वैसे पूरा पेपर आसान होगा, आप इजीली कर पाओगे। और अगर मैं जो तैयारी करा रहा हूँ आप इसी से तैयारी अच्छे से कर लें, अनसोल्ड कर लें, और फिर जो मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये प्रैक्टिस कर लेंगे और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका इजीली अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये 1 कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है और ह्रासमान है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन लेकर के चलेंगे आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है ना, से प्रदत्त फलन है ये हमें वर्धमान दिखाना है और ह्रासमान दिखाना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्धमान ह्रासमान के लिए सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना होता है। एफ डैश एक्स हमारा होगा 2x माइनस के 4, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स को हमेशा फैक्टर रूप में बना लो, इसको फैक्टर रूप में, जिस तरीके से एक फैक्टर बनाते हैं ना, x माइनस ए समथिंग, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2, ठीक है। बस इसको यहाँ पे रखे हो, अब इसको 1 बना करके यहीं छोड़ दो। अब यहाँ पे लिखो वर्धमान और ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स को हम 0 रखेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स को 0 रखने पर वर्धमान और ह्रासमान के लिए यहाँ पे लिख देना, वर्धमान ह्रासमान के लिए तो एफ डैश एक्स हमारा ये है 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 तो 0 में चला जाएगा, तो 2 इधर गया तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई है हमारी, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है किस अंतराल में होगा। तो अंतराल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पूरी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन को हम x बराबर 2 से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये तो चलेगी 2 से इन्फिनिटी तक और ये चलेगी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है ना। 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स का साइन चेक करो क्या आएगा, साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह देखो इसका क्या आएगा एफ डैश एक्स का। तो जब मैं 2 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो मेरे पास फैक्टर ये है, एक्स की वैल्यू सॉरी एफ डैश एक्स जो है पूरा ये है, तो इसका साइन देखना है मुझे क्या आएगा। जब भी मैं 2 से बड़ी लूंगा वैल्यू 3 4 5 6, यहाँ पे रखो 3 रखी मान ली मैंने, तो 3 में से 2 गया 1 और 1 दूनी 2 यानी पॉजिटिव ही रहेगा। 4 रख लूँ तब भी पॉजिटिव रहेगा, 5 रख लूँ तब भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो यानी यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले अंतराल में ये फलन मेरा पॉजिटिव है यानी वर्धमान है। अभी बताऊंगा वर्धमान आगे हो जाएगा। और अब 2 से छोटी वैल्यू लेकर के देखिए, जैसे 1 ले लिया, 0 ले लिया, -1 ले लिया, यहाँ अलग अलग रख करके देखिए, 1 रखूंगा तो माइनस में मिलेगा सारा, 0 रखूंगा तब भी माइनस में मिलेगा, -1 रखूंगा तब भी माइनस में मिलेगा, माइनस के 2 रखूंगा तब भी माइनस में मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस है ना। अब एक टेबल बनानी है आपको ऐसी, उसमें आपको यहाँ पे लिखना है अंतराल। अब आपको 2 अंतराल मिले और वो 2 अंतराल यहाँ लिख दीजिए, कौन कौन से, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और एक मिला आपको 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अंतराल के बाद आपको लिखना है एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह लिखना है ना। एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या है, अब वो बता दो इसको। -2 से इन्फिनिटी में ये इसका चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लिख दो, और 2 से इन्फिनिटी में ये धनात्मक है तो यहाँ धनात्मक लिख दो, ठीक है ना। अब एफ एक्स की प्रकृति बतानी है, अब वो चिन्ह से बताओगे आप प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। अगर चिन्ह प्लस है तो इसका मतलब है वो वर्धमान है, वो क्या है, वर्धमान है। अगर चिन्ह प्लस है यानी धनात्मक है, और अगर चिन्ह ऋणात्मक है यानी माइनस है तो वहाँ वो ह्रासमान होगा, ठीक है। तो हम इसको ह्रासमान लिखेंगे यहाँ पर, ह्रासमान। और जब चिन्ह धनात्मक होगा तो इसका मतलब है ये वर्धमान होगा, ठीक है ना। तो ये वर्धमान होगा। तो यहाँ पे आपको ये टेबल बना देनी है अच्छी सी करके स्केल से, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप इसमें अलग से भी लिख सकते हैं, अतः फलन अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 में माइनस इन्फिनिटी से 2 में वर्धमान ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा, और 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, 2 नंबर आपके पूरे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं घ क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, यदि a आपके पास ये अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि आपके पास जो a क्यूब आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमारे पास a है, हम a लेकर के चलते हैं। a इक्वल्स टू हमारे पास आएगा ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब हमें इन पे 3 थीटा बनाना है, सारों में देखना है 3 थीटा बनाना है सब में, और ये a क्यूब है ये भी ध्यान रखना है। तो हमें a क्यूब निकालना है, बस बात कहने की है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, तो a इंटू ए करते हैं, चलो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इसी की मल्टीप्लाई इसी में करेंगे, ये कोस थीटा और ये आपके पास साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा और ये आपके पास कोस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बना, कोस 2 थीटा का, है ना। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, एक ही बात है।
कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, दोनों को जोड़ करके क्या बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अलग लिख करके देख लेना आप, यही बनेगा। नेक्स्ट अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा और माइनस कोस थीटा साइन थीटा, तो यानी माइनस के ये भी 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और जब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कोस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। तो आपके पास क्या बना, ये कोस 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, और ये माइनस के ये भी साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, और ये भी आपका कोस 2 थीटा। ठीक है ना, ये आपका ये आ गया, ये ए स्क्वायर है। अब मुझे निकालना है लेकिन ए क्यूब, है ना, तो मुझे एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप ए में कर लीजिए, तभी तो ए क्यूब आएगा ना। तो ए स्क्वायर मेरे पास यही है, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। इसकी मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, अपने ए में करते हैं, कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए, जब पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा कोस थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और साइन 2 थीटा साइन थीटा, यानी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। तो कोस ए प्लस बी हो जाएगा, कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो जाएगा, है ना। आप इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करना, तो कोस आप वो स्टेप लिखना, ठीक है ना, कोस 2 थीटा की कोस थीटा में करना, फिर माइनस साइन 2 थीटा की साइन थीटा में करना। चलो मैं ही लिख देता हूँ, है ना, ये 2 थीटा हो गया, कोस 2 थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा में, फिर प्लस लगेगा बीच में, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर साइन 2 थीटा आएगा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई, ये बहुत लंबा जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा पहली वाली लाइन। अब इसकी पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे, तो कोस 2 थीटा साइन थीटा, कोस 2 थीटा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करें ना, तो पहला किया, अब दूसरा करेंगे, प्लस साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब नीचे की करते हैं, दूसरी रो की पहले कॉलम में, माइनस साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस माइनस माइनस कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो, माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर इसकी यहाँ हो गई, इसकी अब इसमें करेंगे प्लस में कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले बनेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, कॉस ए, ये देखो ये बना कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, यानी साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये भी साइन 2 थीटा प्लस थीटा साइन 3 थीटा बन गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी साइन 3 थीटा का, और ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये तुम्हारा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, यानी कोस 3 थीटा। ठीक है ना, और यही हमारी क्या है, ये ए क्यूब है इधर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यदि आर तथा R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जब इसको मैं करूंगा तो इसको मैं कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले हम समतुल्य चेक करेंगे, है ना, सिद्ध करेंगे समतुल्य, समतुल्यता लिख लो चाहे समतुल्य लिख लो, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में तुल्यता संबंध है ना। तो हमें कोई एलिमेंट उठा करके लेके चलना पड़ेगा, माना x बिलोंगिंग टू ए, हम ये लेकर के चलेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए इस प्रकार है, यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि x कोमा x बिलोंगिंग टू, अब इस x कोमा x को मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 में दिखाना है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, x कोमा x R1 में होगा, क्योंकि इसने कहा है कि R1 जो है वो तुल्यता संबंध प्रूफ करता है। तो अगर R1 तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब वो समतुल्य भी रहा होगा, और अगर R1 समतुल्य रहा होगा तो इसका मतलब x कोमा x तो वो बिलोंग करता होगा। फिर इसी तरीके से R2 भी एक तुल्यता संबंध है, इसका मतलब x कोमा x भी R2 में रहा होगा।
है ना, x कोमा एक्स भी R2 में रहा होगा। अब ये दोनों x कोमा एक्स R1 में भी है, R2 में भी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि R1 तथा R2, यहाँ पे रीजन लिख देना, R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है, इस वजह से तुल्यता संबंध है। अब जब ये तुल्यता है तो ये समतुल्य भी होंगे, है ना। तो इन दोनों से मुझे एक रिलेशन ये मिला कि x कोमा एक्स अगर R1 में भी है और R2 में भी है तो x कोमा एक्स जो होगा वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा, ठीक है ना। अतः हमारे पास ये क्या हो जाएगा, R एक समतुल्य संबंध हो जाएगा। R एक समतुल्य संबंध है, R एक समतुल्य संबंध है, ठीक है ना। चलो एक तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। समतुल्यता हो गया, अब हमें प्रूफ करना है सममित, यानी कि R जो है एक हमारा सममित संबंध है ना, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा तुल्यता के लिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे इसमें, माना इसमें हम दो एलिमेंट उठा करके चलते हैं। तो हम दो एलिमेंट उठा करके लेके चले, माना x कोमा वाई बिलोंगिंग टू a, इस प्रकार है कि, ठीक है ना। अब इस प्रकार है कि हम उसके बाद क्या लिखेंगे, x कोमा वाई बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये दोनों हम इस प्रकार लेकर के चले कि एक्स वाई का जो रिलेशन होगा वो R1 इंटरसेक्शन R2 में लाई करेगा, है ना। इसका मतलब ये R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। अब हमें इसको सममित दिखाने के लिए ये दिखाना है कि y कोमा एक्स भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो एक्स वाई बिलोंगिंग टू अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो ये एक्स वाई R1 में भी होगा और R2 में भी होगा, दोनों में तभी तो कॉमन आता है। तो x कोमा वाई बिलोंगिंग टू R1 और x कोमा वाई बिलोंगिंग टू R2 बिलोंग्स टू R2, ठीक है। अब मैं ये भी जानता हूं कि y कोमा एक्स जो है वो R1 में, यहाँ पे चाहे तथा भी लिख लो, आप तथा लिख लो, इससे तो बनानी है, तथा लिखो y कोमा एक्स बिलोंगिंग टू R1 और y कोमा एक्स बिलोंगिंग टू R2। ये बात कहाँ से आई, ये y कोमा एक्स कहाँ से आया R1 में R2 में, ये इसलिए वजह से आया क्योंकि ये तुल्यता संबंध है। R1 तथा R2, R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है, दिया है ना, ये बात उसने खुद ही कही है कि तुल्यता संबंध है। तो अगर ये तुल्यता संबंध है तो ये सममित भी रहा होगा। अगर R1 और R2 तुल्यता हैं, तुल्यता संबंध है, तो ये सममित तो होंगे ही होंगे, क्योंकि तुल्यता संबंध वही होता है जो सममित, संक्रमक और समतुल्य हो। तो ये R1 और R2 अपने आप में भी सममित संबंध है। सममित संबंध में ये क्या करेंगे, अगर एक्स वाई आर में होगा तो एक्स वाई एक्स भी आर में होगा, है ना। तो हम ये कंडीशन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से वाई एक्स बिलोंगिंग टू R1, वाई एक्स बिलोंगिंग टू R2, तो इसका मतलब है वाई कोमा एक्स बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है ना। तो यहाँ से बात क्लियर होगी आपकी। देखिए पहले हमने ये लेकर के चलना था हमें कि एक्स वाई R1 इंटरसेक्शन R2 में है, अब इसका उल्टा हमें इसी में दिखाना था, वाई कोमा एक्स R1 इंटरसेक्शन R2 में। लेकिन ये कहाँ से आया, पहले इसी से बनाया हमने, ये R1 में भी है, ये R2 में भी है, यहाँ से आ गया। अब अगर ये R1 में है और ये R2 में है तो इनका उल्टा भी R1 और R2 में होगा, क्योंकि ये दोनों तुल्यता संबंध है, सम्मित हैं पहले से ही R1 और R2। अब जब ये दोनों R1 में आ गए तो इसका ये वाई एक्स R1 में भी आ गया और R2 में भी आ गया, तो हम इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं ना। तो हमने इसको इंटरसेक्शन में भी लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब अतः यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः R एक सममित संबंध है, R एक सममित संबंध है, ठीक है ना। आगे चलते हैं संक्रामक पर। संक्रामक में ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हमें तीन चीजें लेकर के चलनी पड़ेगी, तीन एलिमेंट हमें उठाकर लेकर चलने पड़ेंगे, किस में से, ए में से, है ना। माना एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू ए इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि एक्स वाई दोनों R1 इंटरसेक्शन R2 में होंगे, दोनों में होंगे एक्स वाई, और इसी तरह y कोमा जेड भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होंगे। तो अगर एक्स वाई R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसका मतलब x कोमा वाई जो है वो दोनों में होगा, R1 में भी होगा और R2 में भी होगा, एक्स वाई R2 में भी होगा बिलोंगिंग टू R2। इसी से बनी ये बात, एक्स वाई R1 में भी है और R2 में भी, दोनों लिख दिए, ठीक है। तथा ये जो बीच वाला है इसके साथ यहाँ पे आप तथा लिख लो, है तो एक ही बात लेकिन बस थोड़ा सा हम इसको अलग अलग दिखा देंगे ना, तथा। अब तथा के बाद ये वाई जेड आर में भी है और R2 में, R1 में भी है R2 में भी, तो इसको अलग अलग लिख लो, वाई जेड बिलोंगिंग टू R1 और वाई जेड बिलोंगिंग टू R2, वाई जेड बिलोंगिंग टू R2, ठीक है ना।
तो एक्स वाई R1 में हो गया, एक्स वाई R2 में हो गया, वाई जेड R1 में हो गया, वाई जेड R2 में हो गया। अब देखिए जब एक्स वाई R1 में है, वाई जेड R1 में है, तो एक्स जेड भी R1 में होगा, क्योंकि R1 जो है वो संक्रामक भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे तब तब एक्स जेड बिलोंगिंग टू R1, जब, ठीक है ना। तो एक्स जेड, सॉरी, यहाँ से एक्स वाई अगर R1 में है और वाई जेड R1 में है, तो एक्स जेड भी R1 में होगा, क्योंकि ये एक संक्रमक है। कौन सा R1 जो है वो पहले से संक्रमक है, तुल्यता संबंध है ना, तुल्यता के लिए संक्रमक हुआ होगा, तो इस वजह से हमने एक्स जेड R1 में भी दिखा दिया। और जब एक्स वाई R2 में है, वाई जेड भी R2 में है, तो इसका मतलब एक्स जेड भी R2 में रहा होगा, क्योंकि ये एक तुल्यता संबंध है, तो एक्स जेड भी R2 में रहा होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि R1 तथा R2 क्या है, तुल्यता संबंध है। ये रीजन आपको लिखना है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक्स हम क्या लेकर के चले थे, ये लेकर के चले थे, और एक्स जेड यहाँ से क्या आ गया, एक्स कोमा जेड बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, क्योंकि ये R1 में भी है और R2 में भी है, ठीक है ना। तो एक्स वाई R1 इंटरसेक्शन R2 में है, वाई जेड R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और एक्स जेड भी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया। इसका मतलब अतः फलन जो हो जाएगा, फलन नहीं, अतः आर, संबंध आर एक संक्रमक संबंध भी है। डायरेक्ट लिख दो, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अतः आर क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान है। 324 BC कोड में भी आया हुआ है 2023 में ये, और 2024 में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है, ठीक है ना। माना माना वो संख्याएं माना वो संख्याएं माना वो संख्याएं एक हम x मान लेते हैं, दूसरी 6 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल 6 है, तो दूसरी 6 में से घटा करके आ जाएगी। अगर पहली x है तो दूसरी 6 में से पहली वाली घटा करके मिल जाएगी, ठीक है ना। है, तब उसने कहा है कि उनके घनों का योगफल न्यूनतम है, तो आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा। माना इनका फंक्शन एक बना लो कि वो f(x) है, और वो फंक्शन क्या होगा आपका, वो फंक्शन कहलाएगा आपका इन दोनों का क्यूब, घनों का योगफल है ना, तो घनों का, इनके घनों का यानी क्यूब का योगफल, ये आपका फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को आपको न्यूनतम दिखाना है ना, न्यूनतम दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले न्यूनतम दिखाने के लिए आपको डैश निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और 6 का 0 -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया आपका f(x) इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 3x² माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया आपका f(x). अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, f(x) को 0 रखना होगा, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए रखने पर 0, है ना। तो इसको जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे और 0 में पहुँचा देंगे, बचेगा x² और इक्वल्स टू ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा, 6 माइनस का x², ठीक है। अब दोनों ओर का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस की 2 वैल्यू मिलेंगी, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी, 6 माइनस के x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, एक बात और है, चलो अगर मैं इसको प्लस लेता हूँ तो प्लस ले करके ये मिलेगा मुझे x इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ से माइनस ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -6 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -6 प्लस एक्स, और x कट जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो x ही खत्म हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो असंभव है केस, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, बस x इक्वल टू 3 ही लेना पड़ेगा। अब x की वैल्यू 3 तो आई, लेकिन अभी मुझे न्यूनतम दिखाना है, तो उसके लिए न्यूनतम दिखाने के लिए मुझे f'(x) निकालना पड़ेगा। तो f'(x) क्या होगा, f' का एक और बार कर दो इस वाली का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3x², 3 आगे तो है ही, तो ये 2x हो जाएगा x² का, यहाँ से देखिए ये वाला, ये 2x हो जाएगा। अब ये वाला -3 जू का तू, इसी तरीके से ये 2 आगे आएगा, और 6 माइनस एक्स की पावर में 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, और 6 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो 6 का 0 और माइनस एक्स का -1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x हो गया,
माइनस 3 दूनी 6, 6 छंग 36, ये माइनस के 36 हो गया। और ये भी तो माइनस है, ये इस माइनस को प्लस कर देगा। अब इस माइनस ने तो इसको प्लस कर दिया, तो ये वाली तो टर्म माइनस में ही आएगी, 3 दूनी 6x आएगा। अब 6x से 6x कैंसिल आउट, 36 बचेगा। 36 तो एक्स की कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो 36 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। फिलहाल हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू 3 पर f डैश x को चेक करना है। ये तो 36 ही है, 36 है तो ग्रेटर देन टू 0 होगा, यानी धनात्मक है। तो अगर धनात्मक होता है तो फलन निम्ननिष्ठ होता है ना। अगर ये धनात्मक है तो फलन मेरा निम्ननिष्ठ होगा, यानी फलन की निम्नतम मान मिलेगा मुझे, ठीक है, फलन निम्नतम है। अतः घनों का योगफल न्यूनतम होगा, घनों का योगफल न्यूनतम है, न्यूनतम होगा यदि कब, जब x की वैल्यू, एक भुजा तो उसकी 3 हो, है ना। यदि, सॉरी भुजा कह रहा हूँ, वो संख्याएं एक तो 3 हो, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या हमने मानी थी 6 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या हो जाएगी 6 माइनस 3, यानी ये भी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहली संख्या 3, दूसरी भी संख्या 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन पर देखिए, ख क्वेश्चन भी आसान है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। अब ये सिलेबस में से हट भी गया लेकिन, और ये फिर भी वो दे रहे हैं ना, तो आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज वैसे तो सिलेबस से हट गई, लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं पेपर में, तो आप इसको कर लेना, ठीक है ना। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये मिलेगा आपका 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम पहली रो में से a कॉमन ले लेंगे, है ना। हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पूरी। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हम कहेंगे ये वाली जो है ना, ये वाली, ये R1 है, R1 में से a कॉमन लेने पर, R2 में से b कॉमन लेने पर, R3 में से c कॉमन लेने पर, तो R1 से a, R2 से b और R3 से c कॉमन लेने पर लिख लेना, ठीक है ना। तो कॉमन लिया, ए बी सी आ गया बाहर, तो यहाँ बचा, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये तो a वाला तो 1 हो जाएगा, और ये 1 के अपॉन में a आ जाएगा, 1 के अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी 1 के अपॉन में a आ जाएगा, इसी तरह यहाँ भी 1 के अपॉन में a आ जाएगा। जहाँ नहीं होती कोई चीज़ और हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ 1/b हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/b हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 1/b हो जाएगा। ऐसे ही नीचे यहाँ 1/c हो जाएगा, यहाँ 1/c हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1/c हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखिए, अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, इसको इसको और इसको, यानी R1 टेंडिंग टू R1 + R2 + R3 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ये बनेगा ABC, ये बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये बना। इसी तरीके से जब मैं इसको जोड़ूंगा, ये भी ऐसे ही बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ऐसे ही तीसरा बनेगा ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c, है ना। बाकी सब सेम 1/b 1/c, और ये वाला 1 + 1/b 1/c, और ये वाला 1/b 1 + 1/c, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब मैं पहली ये जो R1 है इसमें से ये कॉमन ले लूँगा, 1 + 1/a 1/b 1/c कॉमन लेने पर। तो R1 में से जैसे ही मैंने कॉमन लिया, R1 में से 1 + 1/a 1/b 1/c कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, बाहर एक तो ABC रखा ही था हमारे पास, और एक कॉमन ये आ गया, लाना हमें यही था, लेकिन अभी हमारे पास ये सारणिक बच रहा है, तो हमें इसको पूरा इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1/c, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 + 1/b, ये हो जाएगा 1/c, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1 + 1/c, ठीक है। अब देखें यहाँ से मेरे पास ये तो सेम रहेगा ABC, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ, पहले 2 0 बना लेता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई कि R2 में से
R2 माइनस R1 कर लो, और R3 में R3 माइनस R1 कर लो, है ना। ये ऑपरेशन लगा दिया ताकि वहाँ पे 0 बन जाए और उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। सॉल्व तो अब भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहली रो में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, सॉरी, ये मुझे C लिखना था यहाँ पर, ये भी C, ये सब C है ना। हमने किया C2 की जगह C2 में से C1 घटा दिया। C1 में कोई दिक्कत नहीं है, C1 में जू का तू लिख दो। C2 में हमने क्या किया, C2 में से C1 घटा दिया, ये रहा यहाँ C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 अपॉन बी में से ये घटाएंगे तो 1 अपॉन बी से 1 अपॉन बी कट जाएगा, 1 बचेगा, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें इससे ये गया 0, इसमें से ये गया ये भी 0, इसमें से ये गया ये 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो बस यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, और ये बचेगा तुम्हारा, देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे 1 इंटू ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस 0, माइनस ये वाला भी 0 प्लस ये वाला भी 0। ठीक है ना, ये ऐसा आया कुछ, 1 की 1 में गुना होगी तो 1 ही आएगा। तो ओवरऑल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, 1 अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी है राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एफ एक्स अगर ये है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए है, ये तो भी इंग्लिश में लिखा गया, तो सिद्ध कीजिए। बच्चों मैं थोड़ा सा अभी मुझे टाइपिंग नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइपिंग करने की, और अभी मुझसे कुछ कुछ गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है ना, इनको इग्नोर करना। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ये होगा। तो देखिए यहाँ पे ये गया क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो ये प्रूफ करो। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 एफ 1 अपॉन एक्स। तो ये है एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका होल क्यूब है, तो होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स 1 अपॉन एक्स, 3ab और a प्लस बी, यही तो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इससे ये एक्स कट जाएगा और ये क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये नहीं छोड़ दो। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड हमारी क्या कहती है, ये वाली, f के अंदर एक्स क्यूब है, जबकि मेरे पास यहाँ f के अंदर x है, तो मैं x की जगह एक्स क्यूब अगर रख दूँ तो यहाँ भी एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ भी एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये वाली साइड में कर रहे हैं हम, ये वाली में, है ना। तो एफ एक्स क्यूब का मिला मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, यानी एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रखना है, तो एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रख दो, यहाँ भी 1 अपॉन एक्स रख दिया और यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स रख दिया। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से आया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एक्स प्लस ये एक्स घूम करके ऊपर, तो ये आ जाएगा एक्स। तो देखिए जो हमारा ये है वही हमारा ये है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवत शंकु का अर्ध षटकोण साइन इनवर्स 1/3 होता है ना। तो देखिए इसमें ये चौथा क्वेश्चन, मैंने इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन डाला है और ये 10 नंबर का मैंने डाला है। आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, ठीक है ना, 8 नंबर से ज़्यादा का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। मैंने ये 40 नंबर पूरे करने के लिए 10 नंबर का इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है ना। तो इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखिए हम दोनों कराएंगे आपको। अब इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवत शंकु का अर्धषटकोण। अच्छा, बच्चों को यहाँ पर इस पृष्ठ में थोड़ी कंफ्यूजन होता है समझने के लिए कि ये संपूर्ण पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ है, ठीक है ना। तो या तो वो जब एग्जाम में देगा वो या तो संपूर्ण पृष्ठ देगा या वक्र पृष्ठ देगा। अगर वो सिर्फ हिंदी वर्जन में उसने पृष्ठ लिखा है तो इसका मतलब अब वो आपको इंग्लिश वर्जन में उसको देखना, इंग्लिश वर्जन में देखना, और वहाँ आपको ये पूरा दिखा मिलेगा। या तो वो कर्व सरफेस एरिया लिखा होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब
अगर उसने कर्व सरफेस एरिया है ना सी ऐसे लिखा है, यानी कर्व सरफेस एरिया लिखा है, तो इसका मतलब वो वक्र पृष्ठ है। ठीक है, इसका मतलब आपको वक्र पृष्ठ लेकर के चलना है। और अगर उसने आपको टी ऐसे लिखा, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको फिर वहां पे समझना है कि ये संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है ना, तो आपको संपूर्ण पृष्ठ लेकर के चलना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये संपूर्ण पृष्ठ है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवत शंकु का, लंबवत शंकु यानी आपके पास एक शंकु है। देखिए मैं शंकु बना लेता हूं एक, है ना। मान लीजिए मैंने एक शंकु बनाया यहाँ पर इस टाइप का, यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसे, ये मैंने एक शंकु बना लिया। ठीक है, अब इस शंकु की जो ऊंचाई है वो मैंने थीटा मान ली, वो मैंने क्या मान ली, सॉरी, शंकु की ऊंचाई मैंने एच मान ली और इसका अर्धशीर्ष कोण मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई इसकी एल है और हमारा ये जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री होगा ही। ठीक है ना, और ये हमने इसके आधार की जो त्रिज्या मान ली वो आर मान ली। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ हो गया। हाइट इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये पूरी ये वाली हाइट है इसकी। ठीक है ना, ये हमारे इसमें हमने सब कुछ मान लिया। अब देखिए हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। आप इसको थ्योरी में लिखना, माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, अर्धशीर्ष कोण थीटा है, शंकु की त्रिज्या आर है और ऊंचाई जो है वो एच है और तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई वो एल है। ठीक है, तब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ये फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ का पहला समझ लो, है ना। फर्स्ट पार्ट ये कर रहे हैं हम, फिर ये करेंगे अथवा में जो है। अब देखिए ये कह रहा है कि भाई हमने वो थ्योरी लिख दी और उस थ्योरी को लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, हम मान लेते हैं उसको कि वो एस है ना, तो वो है पाई आर एल प्लस आर, यही तो होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई जब मैं अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से एस अगर मैं ऐसे करूँ पाई आर स्क्वायर इधर माइनस में ले आऊँ, ये पाई आर एल हो जाएगा। मुझे यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करनी पहले तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर आ जाएगा और इक्वल्स टू एल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर और इस पूरे का ये स्क्वायर हो गया और इधर हो गया एल स्क्वायर। अब आप जब भी आप एक शंकु लेकर के चलोगे तो शंकु में एक रिलेशन होता है ये वाला। देखिए ये तिरछी ऊंचाई एल है, ये आपके पास आर है और ये आपके पास एच है, ये वाली ऊंचाई। तो अगर मैं इस एंगल में देखूं, इस ट्राइंगल में देखूं, इस वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी इसमें होता है आपका एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये होता है आपका हमेशा शंकु में एक रिलेशन ये होता है एल एच और आर में, एल स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चाहे ये आधार ये लंब मान लो। ठीक है ना, तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने ये रख दिया यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए अब हम इसके अपोन में इसको लिख देंगे अलग से एस अपॉन पाई आर, और जब इसके अपोन में ये रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर बचेगा सिर्फ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना, और इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक आर से ये आर कट गया। यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है ना, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो फिलहाल इस एच स्क्वायर की वैल्यू को यहीं पे रखो। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब उसने कहा था कि शंकु का आयतन हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाना है ना, लंबवत शंकु का अर्धशीर्ष कोण, ये तो बाद की बात है, पहले दिखाना है महत्तम आयतन, महत्तम आयतन। तो यानी आयतन लेके चलना पड़ेगा हमें। तो इसका आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, माना शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन जो है v बराबर हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, अब यहाँ पे दो वेरिएबल थे इसके, इन वेरिएबल को चेंज एक ही वेरिएबल बनाने के लिए हमने क्या किया, एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, वो यहाँ पे रख देंगे हम। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हमारा आर आर में एक ही पूरा बन जाएगा ये। ठीक है, एच तो एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं भाई, ये हो गया हमारे पास v। अब हम दोनों ओर का स्क्वायर करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ से क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, 2s अपॉन पाई। ठीक है ना, ये वैल्यू जैसे हमने यहाँ रखी तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें,
देखो हम ये करते हैं, 1/9 तो हम बाहर ही रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे पाई स्क्वायर आर फोर की। तो पाई स्क्वायर आर फोर की जब मल्टीप्लाई पहली टर्म में करूंगा तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब इस पाई स्क्वायर आर फोर की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी, तो एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 2s पाई आर की पावर 4। ठीक है ना, ये बचा। अब मैं क्या करता हूँ, 1/9 की भी अंदर गुना कर लेता हूँ दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2/9 एस स्क्वायर पाई आर की पावर 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, डी डब्ल्यू आर टू आर की रिस्पेक्ट में करना है। अब ये देखो, हम यहाँ पे v नहीं वी स्क्वायर लेकर के चल रहे। अब अगर हमने वी स्क्वायर को उच्चतम दिखा दिया, महत्तम दिखा दिया, तो इसका मतलब है v भी उच्चतम रहा होगा। ठीक है ना, ये ज्यादा आसान है उससे कि मैं v को लेके चलता, है ना, ये ज्यादा आसान होगा डेरिवेशन करने के लिए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम वी स्क्वायर का ही अवकलन कर दें, है ना। तो हम इसका एक बार अवकलन करेंगे आर की रिस्पेक्ट में वी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, 1/9 एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस 2/9 एस स्क्वायर और पाई 4 ये तो कॉन्स्टेंट है, सॉरी एस स्क्वायर और पाई कॉन्स्टेंट है, आर की पावर 4 का हो जाएगा 4r क्यूब। ठीक है ना, ये हमारा इसका अवकलन हो गया। इसको अगर मैं सही से करके लिखूं तो ये हो गया 2/9 आर एस स्क्वायर आर माइनस 4 दूनी ये हो जाएगा 8, 8/9 पाई एस स्क्वायर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया एस स्क्वायर। ये एस स्क्वायर कैसे हुआ यहाँ पे, तो ये ऐसी था ना सिंगल, हाँ ये तो ऐसी था, ये ऐसे नहीं होगा, ये एस स्क्वायर नहीं होगा, ऐसी है 8/9 पाई एस आर की पावर क्यूब। ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। सॉरी देखना, जब इसकी मल्टीप्लाई मैं करूंगा 2/9 एस स्क्वायर आर बनेगा और ये 4 दूनी 8 एस पाई आर क्यूब। तो अब आगे चलते हैं, देखिए आगे हम इसको कैसे करेंगे। यहां से हम क्या करते हैं, हमें एक बार तो इसको जीरो रख के वैल्यू निकालनी पड़ती है, हम इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, डी डब्ल्यू आर टू आर अगेन, तो ये हो जाएगा डी टू वी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2/9 एस स्क्वायर आर की आर का 1 हो जाएगा माइनस 8/9 इंटू पाई एस और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से कटेगा 3 3 9। ठीक है ना, तो यहाँ से बस इसको जो है यहीं पे रखो और इसको वन इक्वेशन मान लो, 2/9 एस स्क्वायर माइनस ये बचा 8/3 पाई एस आर स्क्वायर और इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, है ना, 1 क्या इसको 2 मान लो, 1 भी एक मानेंगे, ऊपर बताऊंगा कहाँ पे मानना है। ठीक है, अब देखो ये डबल डेरिवेटिव है, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख देंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने पर, क्योंकि हमें उच्चतम और निम्नतम मान के लिए इसको जीरो रखना पड़ता है ना, तो हम क्या कहेंगे, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा, यानी डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर को जीरो रखना पड़ेगा। तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास 2/9 एस स्क्वायर आर माइनस 8/9 पाई एस आर क्यूब, इसको मैं जीरो रख दूंगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, एक उधर चला गया तो ये बचा 2/9 एस स्क्वायर आर इक्वल्स टू 8/9 पाई एस आर क्यूब, है ना। तो 2 से तो ये कटा, 4 आया, 9 से 9 कटा, एक एस से एक एस कट गया और एक आर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये आ गया एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको यही रखो एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम डबल डेरिवेटिव इस पे चेक कर लेंगे, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, डी टू वी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, ये देखते हैं कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। अब हमारा ये क्या था, डी टू वी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर था 2/9 एस स्क्वायर, है ना, तो 2/9 एस स्क्वायर को तो मैं जू का तू रखता हूँ माइनस, अब मेरे पास एक था यहाँ पे 8/3 पाई एस आर स्क्वायर, पीछे है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे ये था 8/3 पाई एस आर स्क्वायर, तो क्यों ना मैं इसको 4 पाई आर स्क्वायर बना लूँ एक जगह। देखो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 2/9 एस स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ 2/3, 4 अलग कर लेता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर मैंने अलग कर लिया और एस अलग कर लिया। ठीक है, अब इस 4 पाई आर स्क्वायर की जगह मैं एस रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर बटे 3, तो 2s स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, ये भी 2s स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। अब यहाँ से जब मैं इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा तो 9 आएगा और ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 3 3 9 3 दूनी 6 एस स्क्वायर, यानी ये बचेगा माइनस के 4s स्क्वायर अपॉन 9, लेस देन टू जीरो है। तो अगर ये जीरो लेस देन जीरो है इसका मतलब ये ऋणात्मक है ना,
ऋणात्मक है, और अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये जो हम लेकर के चल रहे थे ये उच्चतम होगा। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अतः शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन महत्तम होगा। अतः शंकु का आयतन, या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, शंकु का आयतन महत्तम होगा, बस आप ये लिख दो, शंकु का आयतन महत्तम होगा। अब हमें क्या दिखाना है, हमें ये भी दिखाना है, हाँ एक चीज़ और, जब हम यहाँ पे वी स्क्वायर ही लेकर के चल रहे थे तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे कि अगर वी, यहाँ पे भी लिख देंगे, यदि वी स्क्वायर महत्तम है तो वी भी महत्तम होगा, वी भी महत्तम होगा, ये वाली लाइन लिखनी, वी भी महत्तम होगा, तब अतः शंकु का आयतन महत्तम होगा। ठीक है ना, शंकु का आयतन महत्तम हो गया। अब समीकरण एक पे आ जाओ, है ना। समीकरण एक हमें कहाँ बनानी है, यहाँ इसको बना लेते हैं, एस बराबर पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को, है ना, यहाँ पे बना लेते हैं। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस इक्वल्स टू, ये है मेरे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ एस की वैल्यू रख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमारी ये ऊपर निकली थी वैल्यू, ये वाली, ये मैंने यहाँ रख दी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेकर के काटने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर इधर आ गया, माइनस हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर बच गए, और इक्वल्स टू पाई आर एल है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका अगर मैं आर अपॉन एल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1/3 आ जाएगी। ठीक है ना, आर अपॉन एल की वैल्यू 1/3। अब देखिए, अगर मैं मुझे प्रूफ करना है ये कि इसका अर्धशीर्ष कोण जो है वो साइन इनवर्स 1/3 है ना, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम में चलेंगे, इस डायग्राम में चलते हैं, ये है डायग्राम ए बी सी। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ए बी सी में, और मैं साइन थीटा निकालूं, है ना, तो देखो ट्रायंगल ए बी सी में मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ, वो यहाँ पे ये थीटा है और ये आपका एल है, ये आपका एच है, ये आपका आर है। ठीक है ना, अगर मैं इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैंने ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप अगर यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब होगा यानी आर, तो आर अपॉन कर्ण क्या है यहाँ पे, एल है ना, तो ये हो जाएगा एल। तो आर अपॉन एल की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 1/3, तो यहाँ पे रख देंगे 1/3। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिलहाल हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया 1/3, है ना। तो अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लेंथी ही है क्योंकि भाई हमारे पास 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो लेंथी तो होना लाजमी है इसका। ठीक है ना, तो आपको इनको अच्छे से करना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की अलग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे लिंक दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसकी, तो आप उसको भी देख लेना, है ना। उन्हीं में से एक 8 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर ब जरूर पक्का मिलेगा आपको। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में से, जिस एक्सरसाइज का ये है, ये छठे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और वहां से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इसने एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारा, त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई ये होगी। ठीक है ना, ये विविध का क्वेश्चन है आपका, छठे चैप्टर की ही विविध एक्सरसाइज का है, तो इसको हम करेंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये फोर्थ का अथवा वाला क्वेश्चन है ना, फोर्थ का अथवा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं ए से बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण, यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज बना लिया यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहा है कि भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। अब ये त्रिभुज की भुजाओं से है, अब यहाँ जो दो भुजाएं हैं इनसे ए और बी दूरी पर, मान लीजिए इससे ए दूरी पर ये बिंदु है मेरे पास यहाँ, और इससे बी दूरी पर ये बिंदु है मेरे पास यहाँ। ठीक है ना, ये ए बी दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। अब इसको सिद्ध करना है कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई, ये जो न्यूनतम, ये लंबाई जो है ये न्यूनतम होगी, और ये आएगी। ठीक है ना, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये ए है, और ये हमारे पास कोई बी है, और ये हमारे पास कोई सी है, और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कोई पी है। ठीक है ना, कर्ण पर स्थित कोई बिंदु पी है ये। ठीक है ना, और इसको मैं मान लेता हूँ ये एम है, और ये मेरे पास एल है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। हमने ये कहा कि किसी एक भुजा से ए दूरी पर स्थित है, तो अगर ये ए दूरी है और ये बी दूरी है, बी दूरी पर स्थित है ना, दूसरी भुजा से बी दूरी पर स्थित है, तो मेरे पास ये जो होगा यहाँ पर, मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ कि माना ये एंगल मेरे पास थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो लाइन है ये इसके समांतर है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इन ट्राइंगल्स की बात करूँ और इन ट्राइंगल से मैं ये पॉइंट निकालना चाहूँ,
तो क्या निकलेगा ये, है ना, मुझे ये निकालना है। तो देखिए मैं पहले ए पी की डिस्टेंस निकालता हूँ। अगर मुझे ए पी की डिस्टेंस निकालनी होगी थीटा से और इस ए से, तो क्या आएगी, कर्ण बटे आधार होना चाहिए, क्योंकि इसके सामने वाला लंब ये होगा। कर्ण बटे आधार क्या होता है, कोस थीटा, है ना। तो अगर मैं कोस थीटा की बात करूं या आधार बटे कर्ण की बात करूं, है ना, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा, चलो कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, यानी हमारा आधार तो हो गया ए, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिख देना, माना त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी हैं और ए बी पर कोई बिंदु एम है, जिससे ए दूरी पर कोई बिंदु पी है, तथा भुजा बी सी से बी दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है ना। ये थ्योरी में आप लिख देना और आप इजीली लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं ट्राइंगल, यहाँ पे लिख देना इन ट्राइंगल ए, हम जा रहे हैं इस वाले ट्राइंगल में, तो यानी ए पी एम में, ए पी एम में हमने कोस थीटा लगाया तो आधार बटे कर्ण आएगा, आधार बटे कर्ण यानी ए पी की वैल्यू निकालनी, तो ए पी इधर पहुंचा दो, ए पी यहाँ गया तो ये ए अपॉन क्या आ जाएगा, ए अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा, ठीक है ना, ये ए पी हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल ये वाला पी एल सी में, इन ट्राइंगल पी सी एल कह दो, पी सी एल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें मुझे क्या निकालनी है, मुझे फिर से ये निकालनी है, तो कर्ण बटे अब की बार लंब कर लो, है ना, क्योंकि एंगल के सामने वाला लंब होता है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन देख लो, लंब और कर्ण में रिलेशन साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण पीसी है, तो पीसी की वैल्यू जब निकलेगी पीसी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास पीसी इक्वल्स टू बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से बी को पी कोसेक थीटा बन जाएगा। अब देखिए आपके पास ए पी बन गया, पीसी आ गया, एपी आ गया, पीसी आ गया, हमें क्या चाहिए था, हमें एसी पूरी ये जो लंबाई है इसको न्यूनतम दिखाना है, तो इसी का हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा इस लंबाई का। तो ये लंबाई क्या आई टोटल हमारे पास, ये जो लंबाई आई, तब जो एसी आया वो आया एपी प्लस पीसी, और एपी क्या है हमारे पास, ए सेक थीटा, और पीसी क्या है हमारे पास, बी कोसेक थीटा, है ना, बी कोसेक थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन बन गया एक तरीके से, अब ये फंक्शन है, अब इसको लेकर के हमें चलना है, ठीक है ना। एक बात का और ध्यान रखना है, जो ये एंगल है, देखिए ये एंगल एक न्यून कोण है, यानी ये 0 और 90 के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। देखो बड़ा तो नहीं है ये एंगल, ये भी छोटा ही है ना, तो इसका मतलब ये जो एंगल हमने माना है, ये एंगल यहाँ पे लिख देना कि ये एंगल जो है हमारा, ये 0 से, ये 0 है, 0 से लेकर के π/2 के बीच में है, ठीक है ना, ये एंगल 0 π/2 के बीच में है। अब हम क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष इसका, थीटा के सापेक्ष सम अवकलन कर देंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा ऑफ ए सी इक्वल्स टू, अब ए सी वैसे तो लंबाई ही है, लेकिन अभी ये वेरिएबल में चल रही है, तो इसको हम अभी वेरिएबल मान करके इसकी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको अवकलन कर दें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा बी कोसेक थीटा का हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकला, ये निकला ए सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा, ठीक है। ये आया आपके पास डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ ए सी। अब उच्चतम व निम्नतम के लिए हम इसको 0 रखते हैं, पहले डेरिवेटिव को, तो हम यहाँ कहेंगे कि उच्चतम व निम्नतम मान के लिए डी ओवर डी थीटा ऑफ ए सी इक्वल्स टू 0 रखने पर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना, और ये हो जाएगा आपका, इसको हम 0 रख देंगे, ए सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये वैल्यू उधर जाएगी, तो ये क्या बनेगा, ए सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा इक्वल्स टू बी कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा। अब ये क्या होगा, ये 1 अपॉन कोस हो जाएगा, ये साइन अपॉन कोस हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या आप एक काम करो, हम क्या करते हैं, साइन ये स्क्वायर हो गया नीचे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और नीचे ये कोस स्क्वायर है, इसको कोस को भी इधर ही लिया है, तो ये भी कोस क्यूब थीटा हो गया नीचे आ करके, और ये बी यहीं पे रखा है, और ये ए इसके अपॉन में ले गए, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा का क्यूब बनेगा, और इक्वल्स टू आएगा बी अपॉन ए,
और यहाँ से मैं क्या वैल्यू निकालूंगा, टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास b/a⁻1/3, ठीक है ना। और अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ, tan इनवर्स आ जाएगी घूम करके, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों निकालूँ अभी, है ना। तो हम यहीं पे इसको रोक देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या दिखाना है, इसको हमें न्यूनतम भी दिखाना है लंबाई को। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, d2 ऑफ AC अपॉन d थीटा स्क्वायर। ये क्या आएगा, देखिए ये हमें इसका करना पड़ेगा, इस वाली लाइन का, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा सेक इंटू टेन थीटा में। तो देखो ए तो एज इट इज रहेगा अपने पास, पहला फंक्शन जो कहता हूँ सेक थीटा, टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस लगाया, अब की बार टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक थीटा तो ये रहा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये तो हो गया पहले वाले का। अब प्लस लगाया, सॉरी बीच में माइनस है, माइनस लगाया बी इंटू, अब कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा इसका करेंगे, तो क्या होगा, पहले कोसेक थीटा एज इट इज, कोसेक थीटा, कोट थीटा का हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस में, और फिर हमने प्लस लगाया अपनी तरफ से, लेकिन जब हम कोसेक थीटा का करेंगे वो फिर से माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, सॉरी प्लस था ना तो वो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो रहा है ये। अब देखिए हमने किसका किया था, कोसेक थीटा का एज इट इज, कोट थीटा का किया, अब की बार कोट थीटा जो का तू कोसेक थीटा का करते हैं, तो कोट थीटा हमने यहीं पे रख लिया, कोसेक थीटा का हो गया माइनस के कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, तो कोसेक थीटा ये रहा और कोट थीटा ये रहा, ठीक है, और माइनस बाहर लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू, ये हो गया आपका सेक क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा, और प्लस में ये आ जाएगा आपका बी इंटू, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका कोसेक क्यूब थीटा, और प्लस में आ गया आपका कोट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा, है ना। अगर आप देखें हमारे पास थीटा जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी हमने जो माना था थीटा, थीटा को हमने माना था 0 से π/2 के बीच में है। तो अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में है, इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये हमारे पास अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये आपका पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि रीज़न हमारे पास ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे रेशियोज हैं, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक कोट थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, क्यूब भी पॉजिटिव, स्क्वायर भी क्यूब भी सब पॉजिटिव आ जाएगा, और सब जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन टू 0 आया, इसका मतलब ये धनात्मक आ गया, तो फलन जो है, जो भी फलन हम लेके चले थे वो न्यूनतम होगा। तो फलन हम क्या लेके चले थे, AC, यानी उसकी लंबाई, तो लंबाई न्यूनतम होगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः लंबाई, अतः कर्ण की लंबाई जो थी, कर्ण की लंबाई वो न्यूनतम होगी, कर्ण की लंबाई न्यूनतम है। अब कर्ण की लंबाई तो न्यूनतम है, लेकिन वो न्यूनतम लंबाई है क्या, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन हमारा है इससे हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास ये AC, ये हमें निकालना है, AC होगा क्या, तो यहाँ पे सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू हमें रखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे अब काम आएगा, टेन थीटा क्या था, b की पावर 1/3, a की पावर 1/3, यहाँ से एक ट्राइंगल बना लो। तो यहाँ से हमने एक ट्राइंगल बनाया, हम जानते हैं वी नो दैट टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास ये मिला हमें b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3। अगर मैं इससे एक ट्राइंगल बनाना चाहूँ तो इससे एक ट्राइंगल क्या बनेगा, टेन थीटा होता है, अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ यहाँ पे, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण नहीं, आधार, लंब बटे आधार, है ना। तो ये लंब, ये आधार है, यानी आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, हमने ये मान लिया b की पावर 1/3, और बेस आपका हो गया a की पावर 1/3, ठीक है, 1/3। तो आपके पास ये दोनों लंब और आधार आ गए, है ना। अब कर्ण निकालना है इससे, तो कर्ण क्या आ जाएगा आपका, कर्ण आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब लंब का स्क्वायर करेंगे ये b की पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस और आधार का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ निकल गया। अब यहाँ से आपको सेक थीटा निकालना है, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी है AC की, इसमें सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा की हम वैल्यू निकाल लें AB की टर्म में। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है अपने पास, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, और बटे में आ जाएगा इसके आधार, ठीक है ना। इसी तरीके से कोसेक थीटा निकालते हैं, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब हमारा b की पावर 2/3, a की पावर 2/3, और अपॉन में आ जाएगा लंब, यानी b की पावर 1/3, ठीक है। ये सब आ गई वैल्यू। अब ये उठा करके यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 बना लो, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका AC इक्वल्स टू
ए इंटू सेक थीटा की वैल्यू ये रही है, तो ये वैल्यू रख दो, बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन में आया ए की पावर 1/3 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा की वैल्यू ये रही, अंडर रूट बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन में आ गया बी की पावर 1/3। ठीक है ना, ये सब वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसमें से एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं ना, ये जो रूट वाला है पोर्शन दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 कॉमन आ गया। यहाँ बचा ए की पावर 1/3, तो ये 1/3 ऊपर गया, तो ए की पावर 1 में से 1/3 घट गया, प्लस ये बी की पावर 1 है, इसमें से ये वाला घट गया 1 माइनस 1/3, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाई 3 में से गया 2/3, यानी ये भी ए की पावर 2/3 बचा और प्लस बी की पावर 2/3 बचा। अब देखिए ये भी तो यही है ना, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, तो ये इसकी पावर हाफ है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2, और मेरे पास 1 इंटू में ये भी आ गया 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ठीक है, तो इसकी पावर हाफ और इसकी पावर 1 है, तो दोनों सेम ही, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ए रेज टू द पावर 2/3 बी रेज टू द पावर 2/3 होल पावर 3/2, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है ना, ये आपकी न्यूनतम लंबाई आ गई। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे और ये पेपर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है ना, इसके अलावा भी हम अभी और भी आपके लिए टेस्ट बनाते रहेंगे, मॉडल पेपर बनाते रहेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।